नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक राजनीतिक घटना की गहराई में चलते हैं। मई 2026 के असम विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की लगातार तीसरी जीत। एक ऐसी हैट्रिक जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। आज हम सिर्फ राजनीतिक बयानों की बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझेंगे कि इस प्रचंड बहुमत के पीछे की असली कहानी क्या है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले एक ऐतिहासिक हैट्रिक, फिर जीतने की रणनीति, उसके बाद चुनावी नक्शे का बदलना, फिर आएगा सरमा फैक्टर और आखिर में विपक्ष का पतन। ये पूरा रोडमैप हमें बताएगा कि ये भारी भरकम जनादेश आखिर कैसे और क्यों मिला। तो चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से पर आते हैं। एक ऐतिहासिक हैट्रिक। सीधे उन ठोस नंबरों को देखते हैं जो अंतिम नतीजों की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। 82। सच कहूं तो ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर कितनी बड़ी जीत हासिल की है। देखिए, 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए होती हैं। मतलब साफ है, पार्टी को सरकार बनाने के लिए किसी सहयोगी की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने खुद ही जादुई आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब पूरी विधानसभा की बात करें तो 126 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 82 सीटें जीती। लेकिन सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी कम नहीं रहा। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ और असम गण परिषद दोनों ने 10-10 सीटें अपने नाम की। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो एनडीए गठबंधन 3/4 बहुमत के विशाल आंकड़े को छू लेता है। और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। एआईयूडीएफ और राइजर दल जैसे अन्य दलों को तो बस 2-2 सीटें ही नसीब हुईं। ये साफ तौर पर एक बिखरे हुए विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष के पूरी तरह से हावी होने का सबूत है। इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि असम ने एक बार फिर बीजेपी एनडीए को आशीर्वाद दिया है और ये जीत विकास और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर उनके फोकस को मिले अटूट समर्थन को दिखाती है। सत्ताधारी दल ने आधिकारिक तौर पर इस हैट्रिक को अपने विकास के एजेंडे पर जनता की मुहर बताया है। जीतने की रणनीति। नतीजे तो सामने हैं, लेकिन कोई भी चुनाव सिर्फ नतीजों के दिन नहीं जीता जाता है ना। चलिए उस पूरी रणनीति और मशीनरी को डिकोड करते हैं जिसने इस जीत की नींव रखी। चुनाव से पहले के जो ट्रैकर पोल थे, उनके आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। पीपल्स पल्स के अनुमान के मुताबिक मुकाबला बेहद घाटे का होने वाला था। बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 37% वोट मिलने का अनुमान था। जरा सोचिए, वोट शेयर में सिर्फ 2% का मामूली अंतर और सीटों के मामले में इतना बड़ा फासला। ये वाकई इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि भारत की चुनाव प्रणाली में सही जगह पर वोटों का केंद्रित होना कितना ज्यादा मायने रखता है। तो आखिर इस 2% के अंतर को एक तरफा जीत में कैसे बदला गया? इसका सीधा जवाब बीजेपी के घोषणा पत्र में छिपा है। अगर ध्यान से देखें तो ये रणनीति दो बिल्कुल अलग अलग चीजों का एक कॉम्बिनेशन थी। एक तरफ तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने और लव जिहाद को खत्म करने के लिए कानून लाने जैसे बड़े वैचारिक मुद्दे थे, और वहीं दूसरी तरफ बेहद आक्रामक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे कि अरुणोदय योजना के तहत नकद ट्रांसफर को बढ़ाकर 3,000 रुपए करना, मिशन वसुंधरा के जरिए जमीन के अधिकार देना और चाय बागान से जुड़े समुदायों के लिए 500 रुपए की दिहाड़ी और आवास की सुविधा। और यहीं से सबसे बड़ा गेम चेंजर निकल कर आया। टारगेटेड कल्याणकारी नीतियों के जरिए एक बहुत ही वफादार लाभार्थी वर्ग तैयार करना। इन सीधे आर्थिक फायदों ने यह पक्का कर दिया कि पार्टी का जनाधार सिर्फ उनके पुराने समर्थकों तक ही सीमित न रहे। इसने चाय जनजाति और अलग अलग ओबीसी समुदायों को सत्ताधारी दल के साथ एक मजबूत डोर से बांध दिया। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 3. चुनावी नक्शे का पुनर्निर्धारण। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे ढांचागत यानी स्ट्रक्चरल पहलू है, जो चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। परिसीमन ने कैसे पूरे राजनीतिक भूगोल को ही पलट कर रख दिया, आइए इसे समझते हैं। साल 2023 में राज्य में परिसीमन या डेलिमिटेशन की प्रक्रिया हुई। 2023 से पहले राज्य में करीब 35 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते थे। लेकिन परिसीमन के बाद 2026 के चुनावों में ये संख्या घटकर लगभग 23 रह गई। मतलब नई सीमाओं और आरक्षण में हुए बदलावों ने कुछ खास वोटिंग ब्लॉक्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया, जबकि कुछ को बांट दिया। स्रोतों के मुताबिक इस बदलाव ने चुनाव शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष को एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चरल बढ़त दिला दी थी। इसका सबसे सटीक उदाहरण बराक घाटी है।
2021 के चुनाव में इस घाटी में 15 विधानसभा सीटें हुआ करती थीं, लेकिन 2026 में नए परिसीमन के बाद ये घटकर सिर्फ 13 रह गईं। इस प्रक्रिया ने सीधे तौर पर उन सीटों की संख्या ही कम कर दी जहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती थी। एक तरह से कहें तो राजनीतिक मुकाबले का मैदान ही छूटा कर दिया गया। शर्मा फैक्टर। आंकड़े और भूगोल अपनी जगह हैं, लेकिन अब फोकस उस व्यक्ति पर है जो असम की इस पूरी राजनीतिक कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। उनका राजनीतिक सफर सच में किसी फिल्म की तरह है। 2001 में कांग्रेस के टिकट पर जालुकबारी से अपनी पहली जीत दर्ज करने से लेकर 2015 में बीजेपी में शामिल होना, फिर 2021 में असम के 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना और अब 2026 में एनडीए को ये ऐतिहासिक तीसरी जीत दिलाना, शर्मा ने खुद को राज्य में पार्टी के सबसे बड़े और निर्विवाद चेहरे के रूप में स्थापित कर लिया है। हालांकि उनके कार्यकाल की तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ये अपार राजनीतिक लोकप्रियता और भारी विवादों का एक बहुत ही अनोखा संगम है। उनके कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए गए जिन पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। स्रोत बताते हैं कि इनमें सरकारी फंड से चलने वाले मदरसों को बंद करके उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलना और सरकारी जमीन से करीब 40,000 लोगों को बेदखल करना जैसे बेहद कड़े कदम शामिल हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री से जुड़े कई बड़े विवाद और आरोप सामने आए। राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर कोर्ट का समन हो या फिर हुसैन ओबामा वाला उनका वो विवादास्पद बयान, बिना कानूनी प्रक्रिया के प्रवासियों को वापस भेजने के दावों पर बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर राजनयिक विरोध तक दर्ज कराया। इसके अलावा विपक्षी दल कांग्रेस ने उनकी पत्नी पर विदेशी संपत्तियां और कई पासपोर्ट रखने के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि शर्मा के परिवार ने तुरंत कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी और इन आरोपों का कड़ाई से खंडन किया। ये सारी बातें दिखाती हैं कि उनका नेतृत्व कितना आक्रामक और हमेशा सुर्खियों में रहने वाला है। अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर। 5, विपक्ष का पतन। राजनीति तो तराजू के 2 पलड़ों की तरह है ना? एक पलड़े का भारी होना दूसरे के हल्के होने पर भी निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे पलड़े में क्या हुआ। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, कोई बड़ी चुनौती क्यों नहीं दे पाई? इसकी कई वजहें रहीं। राज्य स्तर के नेतृत्व में लगातार मची आपसी खींचतान और गुटबाजी, कई बड़े और असरदार स्थानीय नेताओं का पार्टी छोड़कर चले जाना। इसके अलावा आदिवासी समुदायों और चाय बागानों के अहम नेता भी धीरे धीरे दूर होते गए। इस सब का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई का जोरहाट सीट से 23,182 वोटों के भारी अंतर से चुनाव हार जाना रहा। एक मजबूत नेतृत्व की कमी ने पूरी चुनावी रणनीति को ढहा दिया। दूसरी तरफ एआईयूडीएफ का तो मानो पूरी तरह से पतन ही हो गया। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के लिए ये चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं था। स्रोत बताते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार बड़ी संख्या में कांग्रेस का रुख किया। इस ध्रुवीकरण का सीधा असर ये हुआ कि एआईयूडीएफ अपना कोर वोट बैंक ही खो बैठी और विधानसभा में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। भविष्य का ब्लूप्रिंट। तो अब तक हमने बहुत सारे आंकड़े देखे, नीतियां समझी और रणनीति का विश्लेषण किया। अब वक्त है इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि आखिर इस पूरी तस्वीर के मायने क्या हैं। इस ऐतिहासिक हैट्रिक को मुमकिन बनाने वाले 4 मूल स्तंभ बिल्कुल साफ हैं। पहला, एक बहुत ही विशाल लाभार्थी वर्ग तैयार करने वाली सोशल इंजीनियरिंग और कल्याणकारी नीतियां। दूसरा, परिसीमन के जरिए चुनाव से पहले ही हासिल किया गया स्ट्रक्चरल एडवांटेज। तीसरा, एक ऐसा नेतृत्व जो भले ही अत्यधिक ध्रुवीकरण करने वाला हो, लेकिन फैसले लेने में बहुत तेज और स्पष्ट है। और चौथा, एक ऐसा विपक्ष जो पूरी तरह से खंडित और कमजोर हो चुका था। यही वो फॉर्मूला था जिसने इस विशाल जीत की पटकथा लिखी। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल सामने आता है, क्या असम की ये रणनीति राज्य चुनावों का नया नेशनल मॉडल बन गई है? क्या ये ब्लूप्रिंट इस बात का इशारा है कि अब भारत में चुनाव जीतने का यही स्थायी तरीका होने वाला है? क्या यही मॉडल हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना बनता है और इसके जवाब शायद हमें आने वाले चुनावों में ही मिलेंगे। इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति की इन गहराइयों को समझते रहें और हम फिर मिलेंगे।